पश्चिमीकरण क्या है? तो पश्चिमीकरण वह प्रक्रिया है जिसको हम पश्चिमी सभ्यता से मतलब पश्चिमी देशों से अपनाते हैं। ऐसी संस्कृति, ऐसे सामाजिक परिवर्तन जो पश्चिमी देशों में ऑलरेडी चल रहे हैं, वो हम अपना लेते हैं। तो ये पश्चिमीकरण कहलाती है क्रिया। जैसे कि आधुनिक युग में भारतीय समाज में होने वाले सांस्कृतिक, सामाजिक परिवर्तनों की प्रक्रिया को हम पश्चिमीकरण के नाम से जाना जाता है। तो पश्चिमीकरण क्या है? जिसमें सांस्कृतिक और सामाजिक दो। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब हमारे भारत में ब्रिटिश शासन चल रहा था, तो ब्रिटिश शासन जो ब्रिटिश में समाज में संस्कृति थी, वही संस्कृति भारत के लोगों को सिखाई गई, वही भारत में परिवर्तन किया गया। तो जैसे कि ब्रिटिश शासन के प्रभाव में जो परिवर्तन हुए हैं, उसके विभिन्न स्वरूप हैं। जैसे जब ब्रिटिश लोग आए तो हमारे देश में फैक्ट्रियाँ खुली, संस्थाएं खुली, विचारधारा बदली और मूल्य भी बदले। तो ये पश्चिमीकरण प्रक्रिया कहलाती है। तो पश्चिमीकरण की जो परिभाषा है वो श्रीनिवास के अनुसार, पश्चिमीकरण से अभिप्राय है कि किसी पश्चिम देश के साथ हम दीर्घकालिक संपर्क में जब बने रहते हैं, तो परिणाम क्या होता है कि उसकी सभ्यता को हम अपना लेते हैं और हमारी सभ्यता में परिवर्तन हो जाता है। औपनिवेशिक काल में 150 वर्षों के अंग्रेजी शासन में भारतीय समाज और संस्कृति में होने वाले परिवर्तन के लिए मैंने पश्चिमीकरण शब्द का प्रयोग किया है। यह सब प्रौद्योगिकी यानी फैक्ट्री, संस्थाएं, विचारधारा आदि मूल्यों का विभिन्न स्तर पर परिवर्तन का आत्मसात करता है। तो ये पश्चिमीकरण की परिभाषा श्रीनिवास के अनुसार हुई। अब हम देखते हैं पश्चिमीकरण की विशेषताएं। तो पश्चिमीकरण की पहली विशेषता है भौतिकवाद, दूसरी है नैतिक दृष्टि से तटस्थ है, सामूहिक भावना का अभाव है, इसमें वैवाहिक संस्कार में सरलता है, अनेक आदर्श प्रतिमान है और स्त्रियों एवं पुरुषों को समान अधिकार है। नवीन और प्राचीन संस्थाओं को प्रभावित करने की क्षमता है। तो जो पहली हेडिंग है भौतिकवाद। तो पश्चिमीकरण हमें क्या समझाता है? पश्चिमीकरण हमें क्या बताता है कि कैसे हमें रहना चाहिए, कैसे हमें चलना चाहिए, कैसे सुखी रहना चाहिए, इसके बारे में पश्चिमीकरण ने क्या बताया हम देखते हैं। पश्चिमीकरण की प्रवृत्ति अध्यात्मवाद का अधिक स्थान नहीं है। जो पश्चिमीकरण है, जो पश्चिमी सभ्यता है, जो पश्चिम से सीख के लोग आए हैं, तो इसमें अध्यात्मवाद नहीं है। इस अवधारणा में ये बताया गया है कि जो भौतिक सुख है उसको आगे बढ़ाने का हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए और हमें परलोक या वैकुंठ जाने की चिंता नहीं करनी चाहिए। जैसा कि भारत में होता है कि लोग तपस्या करते हैं कि हम वैकुंठ मिलेगा, हमें मुक्ति मिलेगी, तो ऐसा पश्चिमी देशों में नहीं होता। वहाँ तो कहते बस वर्तमान में सुख रहे, किसी भी कारण से हम सुखी हों, कुछ भी करना पड़े, किसी को मारना पड़े, किसी को पीटना पड़े, किसी के साथ बेईमानी करनी पड़े, किसी के साथ घूसखोरी करनी पड़े, बस सुखी रहें। ये पश्चिमीकरण की सभ्यता है जो हमारे भारत में भी अपनाई जा रही है। तो ये पहली विशेषता हुई। नैतिक दृष्टि से तटस्थ। अब जो हमारा नैतिक होता है, चरित्र होता है, तो पश्चिमीकरण की जो अवधारणा है नैतिक दृष्टि से बिल्कुल उदासीन है। मतलब ये किसी को कुछ नहीं मानती, ना भगवान को मानती है, ना किसी को मानती है। ये अच्छे बुरे में फर्क नहीं जानती है। ये तो ये जानती कि जिससे सुख मिलता है, जिससे अच्छा हो हमें महसूस होता है, बस उसी को अपनाती है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो अमेरिका के लोग हैं या विदेशों के लोग हैं, कम कपड़े पहनते हैं। हमारे भारत में साड़ी पहनी जाती है और तन पूरा ढका रहे ऐसे कपड़े पहने जाते हैं। तीसरी विशेषता है कि सामूहिक भावना का अभाव। जो पश्चिमीकरण की प्रक्रिया है वो भौतिकवादी विचारधारा के परिणाम स्वरूप है, क्योंकि पश्चिमीकरण से व्यक्ति सिर्फ अपने आप का ख्याल रखता है, दूसरों का ख्याल नहीं रखता है कि व्यक्ति स्वार्थी हो गया है और अपने स्वार्थ को सिद्ध करने में ही लगा रहता है और अपना कार्य करने में ही व्यस्त रहता है हमेशा। सामूहिक हितों का अभाव इसमें नहीं पाया जाता।
जो चौथी विशेषता है विवाह संस्कार में सरलता। तो पश्चिमीकरण की ये विशेषता एक मुख्य विशेषता है इसकी। इसमें क्या है कि जो विवाह होते हैं आसानी से कर लिए जाते हैं, कभी जयमाला डाल के, कभी बस कोरे कागज़ पे लिखवा लिया कि हम राज़ी तुम राज़ी, ऐसी इस तरीके से शादी कर लेते हैं। तो विवाह संस्कार में सरलता है और आसानी से इच्छानुसार कभी भी किसी से विवाह ये कर सकते हैं। ये क्या है? पश्चिमीकरण है। विवाह के संबंधों में स्वतंत्रता भी है, पश्चिमीकरण की ये प्रमुख विशेषता भी है। यदि आज आप शादी कर लेते हैं, कल लड़ाई हो जाती है तो आप दूसरे से भी शादी कर लो। ये स्वतंत्रता है विवाह की। तो ऐसा पश्चिमीकरण की संस्कृति है। 5वीं विशेषता है कि अनेक आदर्श प्रतिमान। पश्चिमीकरण के अनेक आदर्श प्रतिमान या प्रारूप हो सकते हैं, जिसे पश्चिमी देशों का विकास असमानताओं के कारण एक ही श्रेणी में रखा जाता है। फिर भी प्रत्येक देशों की अपनी एक विशिष्ट संस्कृति होती है। सब देशों की अपनी अपनी संस्कृति होती है और अपने अपने संस्कार होते हैं। जैसे कि पश्चिमी देशों की सभ्यता है कि वहाँ कम कपड़े पहने जाते हैं, चाहे वो पिता के सामने हो, किसी के सामने भी हॉट कपड़े पहनते हैं लड़के लड़कियाँ, और किसी का मान-सम्मान नहीं रखते हैं। तब इंडिया में ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी धीरे-धीरे ये सब चला आ रहा है। पश्चिमी देशों की सभ्यता हमारा भारत अपनाता जा रहा है। छठवां है कि स्त्रियों एवं पुरुषों को समान अधिकार। तो ये पश्चिमीकरण सभ्यता की देन है कि सबको समान अधिकार हो, स्त्रियों को भी, पुरुषों को भी। लेकिन हमारे भारत में ऐसा नहीं है। ऐसा होगा तो बवाल कट जाएगा। तो स्त्री पुरुषों को समान अधिकार की भावना पाई जाती है। स्त्रियों को भी पुरुषों की भांति कार्य करने की स्वतंत्रता होती है। अब हम देख लेते हैं आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण का अर्थ है कि जो हमारे भारत में हो रहा है, मतलब पश्चिमीकरण का जस्ट उल्टा है आधुनिकीकरण। हमारे भारत में जो हो रहा है और धीरे-धीरे जो इसमें जैसे समय बदलता है वैसे ही हमारा समाज बदलता चला जाता है। और आधुनिकीकरण में क्या-क्या हुआ है कि जैसे भारत में फैक्ट्रियाँ खुली हैं, नगरीकरण हो रहा है, नए-नए कार्यक्रम चल रहे हैं। आधुनिकीकरण एक नवीन विचारधारा ना होकर के एक लंबे समय से चली आने वाली प्रक्रिया है। तो आधुनिकीकरण क्या है कि ये कोई नई प्रक्रिया नहीं है, ये कोई नया आचार-विचार नहीं है। ये बहुत पुराने समय से हमारे भारत में चली आ रही एक प्रक्रिया है। जैसे कि 19वीं सदी से और विशेषकर 20वीं सदी की समय की अवधि तक ये सकारात्मक तथा वांछनीय मूल्यों से जुड़कर समझा जाने लगा है कि जो आधुनिकीकरण प्रक्रिया है, पहले तो क्या है, आधुनिक समाज क्या है? पहले लोग वही काम मज़दूरों से कराया करते थे, अब लोग मशीनों से वही काम कराते हैं। ये आधुनिकीकरण तो है ही है। मतलब समाज कितना बदल गया है, समाज धीरे-धीरे बदल रहा है। पहले वही काम लोगों द्वारा करवाया जाता था, अब वही वही कार्य अब मशीनों द्वारा करवाया जा रहा है। जैसे पानी के लिए पहले तरसा बरारू चलत थे, अब मशीनें चलने लगी, मोटर चलने लगे। इस तरीके से जो हमारा समाज बदलता जा रहा है, मशीनीकरण की क्रिया आती जा रही है, फैक्ट्रियाँ, औद्योगिकरण बढ़ता जा रहा है, नगरीकरण बढ़ता जा रहा है, ये सब आधुनिकीकरण तो है। आधुनिकीकरण के अंतर्गत ये सब हो रहा है। जैसे पहले लोग मजदूरी करते थे, अब लोग जाते हैं कंपनियों में, फैक्ट्रियों में काम करते हैं और बाकायदा एसी में बैठे रहते हैं, सुख से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और पहले के जो गाँव थे धीरे-धीरे करके शहरों में मिलने लगे हैं, तो नगरीकरण बढ़ता चला जाता है। तो शहरीकरण भी हुआ, नगरीकरण भी होता चला जाता है और मनुष्य को जो पहले बहुत परेशानी से मिलता था, अब बहुत आसानी से वही चीज़ मिलने लगी। यही तो आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण की परिभाषा तो एक के अनुसार हम किसी के अनुसार भी आधुनिकीकरण की परिभाषा देख लेते हैं। जैसे हम दुबे के अनुसार देख लेते हैं या मूर के अनुसार देख लेते हैं। मूर के अनुसार जो आधुनिकीकरण की परिभाषा है, आधुनिकीकरण से जो तात्पर्य निहित है, इसमें ये अर्थ है कि जो परंपरागत है या पूर्व आधुनिक समाज का पश्चिमी विश्व के उन्नत आर्थिक रूप से समृद्ध, राजनीतिक रूप से अपेक्षाकृत स्थायी राष्ट्र में पाए जाने वाली तकनीकों के स्वरूपों को समग्र रूपांतरण से है। परिभाषा थोड़ा बड़ी है, आप अपने हिसाब से परिभाषा लिख देना। अब आधुनिकीकरण की विशेषताएँ क्या है? आधुनिकीकरण की विशेषताएँ मतलब आधुनिकीकरण के गुण भी हैं यही सब कुछ है। तो आधुनिकीकरण सार्वभौमिक स्वरूप है। आधुनिकीकरण एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। यह किसी देश की सीमा में सीमित रहने वाली अवधारणा नहीं है। जो आधुनिकीकरण प्रक्रिया है, ये किसी भी देश की सीमा में नहीं रहती है कि बस यह प्रक्रिया इसी देश में, इसी के अंदर चलेगी। ये तो कहीं भी चल सकती है आधुनिकीकरण प्रक्रिया।
आधुनिकीकरण प्रक्रिया में पूरी अवधारणा यह है कि जो वैज्ञानिक ज्ञान में निहित होने के कारण ये सर्वग्राही होती है। क्योंकि आधुनिकीकरण में जो वैज्ञानिक नॉलेज होता है, वैज्ञानिक कारण होता है, प्रमाणित नॉलेज होता है, इसमें ज्ञान होता है, इसलिए सब कोई स्वीकार कर लेता है। इसमें सामाजिक व्यवस्था भी है और इसको सभी उपभाग भी हैं और इसमें परिवार है, नातेदारी है, शिक्षा है, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था है, नैतिक व्यवस्था, यहाँ तक कि कला मनोरंजन का स्वरूप भी है। दूसरी विशेषता है कि आधुनिकीकरण सरल और अनुसंधानुकरण नहीं है। आधुनिकीकरण का विचार तार्किक और वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित होता है। यह ऐसा नहीं है कि कहीं से दूसरे से सीखा जाए और अपने देश में लागू कर लिया जाए। तो ये वैज्ञानिक प्रक्रिया है, तार्किक भी है, परंपरागत सामाजिक व्यवस्था पर भी आधारित है और जो आधुनिक तरीका से फैक्ट्रियाँ, प्रौद्योगिकी, व्यवसाय हैं, इस पर आरोपित नहीं किया जा सकता, इस पर लागू नहीं किया जा सकता। तो आधुनिकीकरण पुराने ज़माने से चली आई है। तीसरी विशेषता है कि दीर्घकालिक तथा जटिल है। तो यह जो प्रक्रिया है दीर्घकालिक तथा बहुत जटिल है, क्योंकि आधुनिकीकरण जैसे सर्वग्राही प्रक्रिया एक दिन, एक माह में स्वीकार की जाने वाली प्रक्रिया या अवधारणा नहीं है। ये बहुत लंबे समय से चली आती है। इसकी प्रक्रिया जटिल स्वरूपों से बंधी हुई है। यह प्रक्रिया बहुत जटिल है। जटिल इसलिए है क्योंकि हर क्षेत्रों में अलग-अलग परिवर्तन होता है, एक जैसा परिवर्तन नहीं होता है। हम ये नहीं कह सकते कि जैसे हमारे यहाँ का संस्कृति और संस्कार हैं, ऐसे दूसरे देश के भी होंगे। तो जो आधुनिकीकरण प्रक्रिया है, यह गतिशील प्रक्रिया है, यह स्थिर प्रक्रिया नहीं है। तो आधुनिकीकरण का तात्पर्य यह है कि यह विशेष प्रकार से परिवर्तित होती रहती है और जैसे ही समय आगे बढ़ता जाता है, जैसे ही इसमें कुछ चीज़ें जुड़ाव होते जाते हैं और कुछ चीज़ें इससे निकाल दी जाती हैं। तो यह एक प्रसारवादी प्रक्रिया है, यह एक आंदोलन है और यह एक निश्चित विचारों से प्रभावित भी होती है। इसलिए इसे कहते हैं यह जैसे विचार बदलते चले जाते हैं, वैसे ये प्रक्रिया बदलती चली जाती है। इसलिए कहते हैं कि ये प्रक्रिया गतिशील है। पाँचवां है कि ये परिवर्तनशील भी है। तो जब गतिशील है तो वही तो परिवर्तनशील है, तो एक जैसा ही है ये दोनों। तो आधुनिकीकरण की प्रक्रिया परिवर्तनशील है। जब एक बार किसी समाज में आधुनिकीकरण प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, तो इसका परिणाम क्या होता है? नगरीकरण होने लगता है, औद्योगिकीकरण होने लगता है और शिक्षा का विकास भी प्रारंभ हो जाता है। तो उस समाज में भूतकाल में वापस जाना असंभव हो जाता है, मतलब पुराने समय में जाना या पुराने रीति रिवाज को अपनाना मुश्किल हो जाता है। यही दिन पे दिन हमारा जो समय है नया होता चला जाता है और इस प्रक्रिया में नई चीज़ें जुड़ती जाती हैं, इसलिए इसे कहते हैं परिवर्तनशील। अब छठवां है कि ये विकासवादी प्रक्रिया है। तो सीधी सीधी बात विकासवादी है ये, क्योंकि इसमें आधुनिकीकरण, नगरीकरण होता है और इसमें प्रौद्योगिकी का विकास होता है, मैनी मशीनरी का विकास होता है, नई नई प्रक्रियाएं चलती हैं, नए नए मशीनें चलती हैं। जैसे कि हम पहले हर बखर से जोतते थे, फिर कल्टीवेटर आया और अब तो ऐसी ऐसी मशीनें आने लगी कि चाहे सूखा खेत जोतो, चाहे गीला जोतो, चाहे कुछ भी जोतो, चाहे घास हो चाहे फूस हो, सब अच्छा कर देगा। ये तो आधुनिकीकरण है। मशीनीकरण हुआ, औद्योगिकरण हुआ, ये सब विकासवादी प्रक्रिया है, विकास के क्रम में आगे बढ़ रही है। अब साथ में इसकी विशेषता है कि कुछ अनिवार्य पूर्व अपेक्षाएं भी हैं। जैसे आधुनिकीकरण प्रक्रिया एक सफलता के लिए कुछ अनिवार्य पूर्वाच्छाएं भी होती हैं। जैसे उन्नत और आधुनिक यातायात, संचार की वस्तुएं, जैसे फ़ोन करना होता है तो पहले फ़ोन कहीं जाना पड़ता था किसी के यहाँ, अब देखो घर घर फ़ोन है। तो एक यातायात संचार व्यवस्था उन्नत होती चली जाती हैं, सब कुछ नया होता जाता है। बैंकिंग, ऊर्जा के नवीन स्रोत, बैंकिंग, सबका सब कुछ बदलते चले जाते हैं। अब ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, तो आधुनिकीकरण की ये पृथक राष्ट्रीय तथा राज्य समुदाय तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सहयोग वाली प्रक्रिया है और विकास वाली प्रक्रिया है। यह कोई गांव स्तर पर नहीं अपनाई जा सकती, यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनाई जाती है।
कोई भी अपना सकता है इस प्रक्रिया को, क्योंकि इससे विकास होता है, परिवर्तन होता है और नया-नया हम सब जोड़ते चले जाते हैं अपने जीवन में। अब भारत में इसके प्रभाव क्या पड़े? तो भारत में इसके प्रभाव पड़े कि जब आधुनिकीकरण हुआ, यानी कि फैक्ट्रियाँ खुलीं, मशीनरी आई, शहर बने, गाँव के शहर बने, तो क्या होगा? सीधी-सीधी बात है कि विकास होगा और नई-नई शिक्षा सीखी, बड़े-बड़े स्कूल खुले, कंप्यूटर से पढ़ाई होने लगी। तो ये क्या है? सब आधुनिकीकरण तो है ही है। मतलब पूरा विज्ञान जो चलता है, जो नई-नई चीज़ें अब आती हैं समाज में, वो सब आधुनिकीकरण का परिणाम ही तो है। आधुनिकीकरण से क्या हुआ कि नए वर्गों का उदय हुआ, मतलब समाज में नई चीज़ें आईं। अब जैसे सबसे पहले क्या होता था कि जो कंप्यूटर से कुछ बेचना होता था, तो जहाँ व्यापारी आते थे वहीं जाना पड़ता था। अब कंप्यूटर से अब हमने खोला और उनकी साइट खोली और उन पे अपन ने अपना माल या वीडियो दिखा दिया, अपने लक्षण बता दिए, तो हमारी माल यहीं से बिक जाएगा। तो इस तरीके से नए वर्गों का उदय हुआ, आधुनिक सुविधाएँ आईं, उच्च जाति के लोगों को और लाभ है। व्यवसाय का लाभ ही नहीं उठाया, बल्कि छोटे-छोटे लोग भी इसका लाभ उठा रहे हैं और अपनी स्थिति को मजबूत बना रहे हैं। इसकी प्रक्रिया से आधुनिकीकरण की। तो पहला जो परिणाम है, नए वर्गों का उदय हुआ। दूसरा परिणाम है कि जनता का राजनीतिकरण हुआ। जनता में क्या हुआ? राजनीतिकरण हुआ। आधुनिकीकरण के कारण भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों में राजनीतिकरण अत्यंत तीव्रता से हो गया। मतलब कि सभी लोग नेताओं से जल्दी से मिलने लगे और गाँव, जाति, धर्म आदि में परिवर्तन हो रहे हैं। गाँव नगर नगर में बदल रहे हैं, जातिवाद कोई नहीं मान रहा है, धर्म सब कोई समान मान रहे हैं, इस तरीके से परिवर्तन हो रहे हैं। लोग अधिक मूल्यों की पंचायत तथा प्रादेशिक एवं राष्ट्रीय स्तर पर जो चुनाव हो रहे हैं, वो मजबूत बन रहे हैं, क्योंकि मशीनीकरण आ गई, अब घूसखोरी नहीं होती है, सीधा बटन दबाया, सीधे वोट डल गया। इस तरीके से ये राजनीति का। तीसरा है औद्योगिकरण। तो औद्योगिकरण में क्या है कि हमारे मशीनीकरण का प्रभाव हुआ है, भारतीय समाज में बहुत तीव्रता से हुआ है और ये राष्ट्रीय स्तर पर भी आर्थिक विकास हुआ है, जिससे भारत के लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है, बहुत इसका लाभ हुआ है और औद्योगिकरण से जो हमारे भारत के लोगों का विकास भी हो गया, भारत का विकास भी आगे हो गया है। विश्व में हमारे भारत का 10वां स्थान है। विल्बर्ट मूर ने औद्योगिकरण को ही आधुनिकीकरण कहा है, क्योंकि आधुनिकीकरण प्रक्रिया से प्राचीन समाज आधुनिक, संपन्न और नवाचारी बन जाता है। मतलब औद्योगिकरण से नई-नई चीज़ें हमारे समाज में आ जाती हैं। जैसे नगरीकरण है, तो नगरीकरण क्या है? आधुनिकीकरण नगरीकरण की ही एक प्रक्रिया में वृद्धि हुई है, क्योंकि छोटे-छोटे जो गाँव हैं, वो नगर में बदल चुके हैं और जो छोटे स्तर पर व्यवसाय हो रहा था, अब वो बड़े स्तर पर व्यवसाय होने लगा है। सबको नौकरियाँ मिलने लगी हैं, संभावनाएँ हो गई हैं और उद्योग भी नगर के क्षेत्रों में खुल गए हैं, जिससे सभी को रोज़गार मिलने की संभावना बढ़ गई है। नियोजित सामाजिक परिवर्तन। तो जो समाज में परिवर्तन हुए हैं, वो एक निश्चित रूप से हुए हैं। आधुनिकीकरण मात्र परिवर्तन की एक प्रक्रिया नहीं है, अपितु इसका लक्ष्य आर्थिक संपन्नता एवं राजनीतिक स्थिति मिलाकर देश को विकसित देशों की भांति आगे बढ़ाने में सहायता भी कर रही है। तो नियोजित सामाजिक परिवर्तन भी हो रहा है, क्योंकि आधुनिकीकरण आया और जिससे पैसा दाम खूब मिल रहा है, खूब देश विकसित हो रहा है, तो विकसित की श्रेणी में हमारा देश अब जा रहा है। धर्मनिरपेक्षीकरण क्या है? आधुनिकीकरण जो प्रक्रिया है, वो तार्किक व वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संबंधित होने के कारण भारत का धर्मनिरपेक्षीकरण लाने में सहायता मिली है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ये सांस्कृतिक आधुनिकीकरण के अंतर हैं, जिसे आप पढ़ सकते हैं वीडियो को रोक करके। संस्कृतिकरण एक अत्यंत प्राचीन प्रक्रिया है और आधुनिकीकरण एक नवीन प्रक्रिया है। संस्कृतिकरण एक संकुचित प्रक्रिया है, एक विस्तृत प्रक्रिया है। संस्कृतिकरण निम्न जातियों तथा उच्च जातियों का अनुकरण करने पर अपना पारंपरिक सामाजिक स्तर ऊंचा करने का प्रयास करती हैं, जबकि आधुनिकीकरण में सभी जातियां आधुनिक मूल्यों को अनुकरण करने का प्रयास करती हैं। श्रीनिवास के अनुसार जो संस्कृतिकरण है, वो केवल पदमूलक परिवर्तन होते हैं। आधुनिकीकरण में पदमूलक परिवर्तन तो संरचना में परिवर्तन, दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं। संस्कृतिकरण के आदर्श प्रतिमान उच्च तथा वर्ण स्थानीय संप्रभु होते हैं। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में कोई प्रतिमान नहीं होता है। इसमें शुद्धतावादी आदर्शों का महत्व दिया जाता है, में आधुनिकीकरण में लौकिक आदर्शों को महत्व दिया जाता है।
आर्थिक संपन्नता एवं राजनीतिक शक्ति संस्कृतिकरण में प्रमुख सहायक कारक है। इसमें आधुनिकीकरण में जो विविध सहायक कारक होते हैं। संस्कृतिकरण की विपरीत प्रक्रिया को असंस्कृतिकरण कहते हैं। इसकी कोई विपरीत प्रक्रिया नहीं होती आधुनिकीकरण।